हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 1 हमारा जो एनसीईआरटी का है 12th क्लास है ना, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, चार्ज आप सब जानते हैं, चार्ज दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब है। ठीक है, अब चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं चार्ज के पास, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। आप सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है, क्वांटिटी वर्ड से बना है आपका क्वांटाइजेशन। इसका मतलब होता है कि मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी ट्रांसफर्ड, है ना, विच कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन टू बॉडीज, वो फिक्स है। मिनिमम क्वांटिटी जो आप ले सकते हैं या दे सकते हैं चार्ज की किसी बॉडी से, वो फिक्स है और वो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हालांकि इसके बाद भी क्वार्क भी आगे डिस्कवर हो चुके हैं, पर अभी भी एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग जो क्वांटिटी फिक्स करते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही ट्रांसफर करना पॉसिबल है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, है ना। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप जानते हैं कि 1E का मतलब फिजिक्स में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहेगा। कूलम बच्चों वही है, साइंटिस्ट के नाम से रखी हुई है, और ये चार्ज की एसआई यूनिट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस माइनस 1E 2E 3E, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, इसी में चार्ज को ट्रांसफर करना या लेना या देना पॉसिबल है। आप यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ, एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार इस पे पूछा जाता है कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो बच्चों आपने यही फॉर्मूला यूज़ किया, Q की जगह पर हमने 1 कूलम पुट कर दिया, N हमें फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू हम जानते हैं, तो ये E यहाँ से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखिए आप 1 कूलम अपॉन में E की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये हमारा N आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1 कूलम चार्ज में, 2 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि चार्ज की जो अदर प्रॉपर्टीज हैं, ये तो हुई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब क्वांटिटी फिक्स है, मिनिमम क्वांटिटी 1E विच कैन बी ट्रांसफर्ड। अब आप देखिए एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, वी ऑल नो दैट कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, हम जानते हैं ना। तो ये तो बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। अभी अगली प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट ये प्रॉपर्टी फॉर ए सिस्टम वैलिड होती है, नॉट फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया है। मान लीजिए कि इस सिस्टम में 3 पार्टिकल्स हैं मेरे पास। Q1 की इनिशियल वैल्यू +3 कूलम्ब है, Q2 की इनिशियल वैल्यू -7 कूलम्ब है, Q3 की इनिशियल वैल्यू +5 कूलम्ब है। अगर ये एक सिस्टम है, और मान लीजिए कि सिस्टम में शफलिंग के बाद या म्यूचुअल एक्सचेंज कराने के बाद आपने देखा कि जो चार्ज 1 की फाइनल वैल्यू है +7 कूलम्ब हो गई है, चार्ज 2 की फाइनल वैल्यू -5 कूलम्ब हो गई है, तो चार्ज 3 की फाइनल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया बच्चों, पूरे सिस्टम पर चार्ज को कंजर्व करते हुए प्रॉपर्टी अप्लाई की, इनिशियल चार्ज पूरे सिस्टम का इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो हमने यहाँ पर बच्चों देखिए 3 -7 +5 जो इनिशियल वैल्यूज़ थी पूरे सिस्टम की, और ऐसे ही फाइनल वैल्यूज़ पुट की। Q3 की फाइनल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास आ गई है -1। जितनी भी आए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिस्टम की इनिशियल चार्ज इक्वल टू सिस्टम के फाइनल चार्ज रखा जाएगा। ठीक है ना, ये आप किसी इंडिविजुअल पार्टिकल पर ये कंजर्वेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते हैं, सिस्टम पर करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, चार्ज की अदर प्रॉपर्टीज। आप ये सब नोट कर लीजिए कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने लिखी है, आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वांटाइजेशन, देन रिपेल और अट्रैक्ट वाली, देन कंजर्वेशन वाली। देखिए बच्चों, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में अभी तक हमने देखा क्वांटाइजेशन, उसके बाद हमने रिपेल एंड अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी देखी थी, उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर ए सिस्टम देखा था। अब आप देखेंगे चार्ज इज़ इनवेरिएबल। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये मास वाली जो प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, आइंस्टाइन का जो रिलेशन दिया गया था कि मास किसी भी पार्टिकल का, यहाँ पर देखिए ये रेस्ट मास है, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, एंड c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है।
तो बच्चों इसमें क्या होता है, जब भी किसी पार्टिकल को बहुत तेज स्पीड से दौड़ाया जाता है, मूव कराया जाता है, तो उसके मास में चेंज आ जाता है। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि मास जो है वो स्पीड के साथ चेंज हो सकता है। ठीक है, आपका और हमारा मास जब हम मूव करते हैं तो चेंज नहीं होता, क्योंकि वी आर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, है ना। जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात आती है और वो अगर बहुत तेज, इतना तेज स्पीड, इतना फास्ट स्पीड से मूव करें कि वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो। ये ध्यान देने वाली बात है कि पार्टिकल की जो स्पीड हो, अगर वो इतना फास्ट हो जाएगी कि वो लाइट की स्पीड के साथ कंपेरेबल हो जाए, पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के साथ अगर कंपेरेबल हो जाए, तब वो पार्टिकल के मास में चेंज ले आएगी, पार्टिकल का मास चेंज हो जाएगा। ये पार्टिकल का रेस्ट मास है और ये उसका तब का मास होगा जब वो v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये जो फॉर्मूला है, इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल का मास स्पीड के साथ चेंज हो सकता है। जब वो फास्ट मूव करेगा, वेरी फास्ट, इतना फास्ट कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल हो जाए, तब उसका मास भी चेंज हो सकता है। आप फोटोन पर ये बात अप्लाई करके देख सकते हैं। फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है, लेकिन फोटोन का मास जब वो c की स्पीड से दौड़ेगा तो c² बाई c² 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब फोटोन का जब वो मूव करता है c के स्पीड से, फोटोन नाम का पार्टिकल, तो उसका मास इनफाइनाइट बन जाता है। ये मास से पता चलता है हमने, ठीक है। बाकी फोटोन पर कोई चार्ज तो नहीं होता बच्चों, ये फोटोन का एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इस मास के लिए दिया है, ठीक है। अब यहाँ चार्ज की प्रॉपर्टीज चल रही है और ये मास का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, ये यहाँ पर क्यों बोला, देखिए चार्ज इज इनवेरिएबल, मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना Q की वैल्यू स्पीड के साथ चेंज नहीं होती है। देखिए चार्ज और मास दो चीजें हैं, चार्ज की वैल्यू स्पीड के साथ चेंज नहीं होती है, मास की वैल्यू स्पीड के साथ चेंज हो सकती है अगर वो स्पीड बहुत फास्ट हो, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि मास तो वेरिएबल होता है ना। आपको बड़ा सरप्राइज हो रहा होगा कई बच्चों को कि मास वेरिएबल होता है। यस, मास वेरिएबल हो सकता है, किसी पार्टिकल का मास वेरी कर सकता है अगर वो पार्टिकल इस कंडीशन पे v वेलोसिटी से कंपेरेबल टू c मूव करता है तो। लेकिन पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो कभी वेरी नहीं करेगा स्पीड के साथ, यहाँ पर फंडा है, स्पीड के साथ वेरी नहीं करेगा, ठीक है। और अब देखिए चार्ज की प्रॉपर्टीज के बाद ये है कि हम एक बॉडी को कितने तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। सपोज आप किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से आपके पास जो एक बॉडी को चार्ज करने के मेथड्स हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब है बच्चों कि कंडक्ट करना, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना। एक चार्ज बॉडी के साथ अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी को रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है आपस में, तो उससे क्या होगा बच्चों कि चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाएगा वो मेथड, क्योंकि इसमें आपने डायरेक्ट कांटेक्ट कराया है एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में जब एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के साथ रखेंगे तब भी चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा मेथड आएगा जिसमें हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी चार्ज ट्रांसफर कराएंगे लेकिन उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, दूसरा मेथड है चार्जिंग देने का, किसी भी बॉडी को चार्ज बनाने का, कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बच्चों इंडक्शन का मतलब है कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाएंगे हम एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आएंगे जिससे वो पोलराइज हो जाएगी, पोलराइज कर देंगे हम एक न्यूट्रल बॉडी को, और फिर दूसरी बॉडी उसके पास लाकर, ऐसे तरीके हैं कि आप इंडक्शन की मदद से भी एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इंडक्शन की मदद से भी चार्ज बॉडी पर अप्लाई किया जा सकता है, इसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें पोलराइज हो जाती है वो न्यूट्रल बॉडी जिसे आप किसी चार्ज बॉडी के पास लाते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड है बच्चों यहाँ पर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब ये तो बहुत पुराना मेथड है, जब आप दो बॉडीज़ की रबिंग करते हैं, आपने बचपन में वो स्केल को या कॉम्ब को रब करा होगा हेयर के साथ, है ना। बलून वाले केस भी हमने देखे हैं कि बैलून आपस में जो है रिपेल कर सकते हैं, हमने देखा होगा ऐसा। तो वो सब जो केस है ना बच्चों, उसमें क्या होता है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, कि रबिंग करते हैं जब दो बॉडीज़ के आपस में, तो उनके बीच में भी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है,
एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। बेटा क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि रबिंग करने से जो है वो थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी डेवलप हो जाती है और वो हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा सकती है, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और दूसरी बॉडी गेन कर लेती है, तो उन पर चार्ज आ सकता है। तो ये तरीके हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हैं कि एक बॉडी को चार्ज कितने मेथड से अप्लाई किया जा सकता है, दिया जा सकता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये तो आपके पास चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं और वेरियस मेथड्स हो गए हैं चार्ज देने के किसी बॉडी को। हम इसी सीरीज़ में आगे कूलम्स लॉ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिस पे न्यूमेरिकल आने के चांस बनते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए।